अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। हुकूमत मुआशी और सियासी बहरानों से निमटने की कोशिश कर रही है। IMF के साथ मामला तय पा जाने के बाद उसका ये दावा है कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। साथ ही साथ हुकूमत का ये भी कहना है कि वो असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने तक हुकूमत में ही रहेगी। आज भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा कि उनके पास दो रास्ते थे, एक ये कि इंतखाबात की तरफ जाते और दूसरा जो मुश्किल फैसला था वो ये था कि मईशत को बचाने की कोशिश करते। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना है और यही बात गुज़िश्ता रोज उन्होंने अपनी मुआशी टीम के साथ गुफ्तगू करते हुए भी की। पहला रास्ता बहुत आसान था कि हम अपनी सियासी साख को बचा लें और मुल्क और अवाम को आपको अंधे थुपेड़ों के हवाले कर दें। पाकिस्तान को इन संगीन खतरात से बचाने के लिए सख्त फैसले करें। ये वक्त सियासत को बचाने का नहीं, रियासत को बचाने का है। लेकिन सवाल यह है कि इन 14 महीनों की हुकूमत में क्या वो मुआशी और सियासी बहरानों से निमट लेगी? टैक्स और IMF के जो मामलात हैं उन पर जो फैसले लिए गए उन पर खासी तनकीद हो रही है। पेट्रोल और बिजली की बढ़ती कीमतों के बाद महंगाई का जोर बढ़ रहा है। गैस भी महंगी करने का इंदिया दिया जा चुका है। फिर इस हुकूमत के सामने सियासी बहरान भी है। एक तरफ सुबह पंजाब का सियासी मैदान है जहां अगले इंतखाब का बड़ा मार इसी हुकूमत को जीतना है। वहां अभी स्पीकर और वजीर आला के दरमियान आईनी कशमकश बदस्तूर जारी है। 17 जुलाई को जो ज़िमनी इंतखाब हैं उनके नतायज इस हुकूमत के सर पर लटकती हुई तलवार भी हैं। इसके अलावा नैब तरामीम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अदालत में चैलेंज कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने महंगाई के खिलाफ आइंदा हफ्ते एहतजाज का भी आज ऐलान कर दिया है। वक्त आ गया स्टैंड लेने का। अगले हफ्ते की शाम को मैं एक बड़ा प्रोटेस्ट जलसा कर रहा हूँ परेड ग्राउंड में, बाकी पेशावर में और लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, इन सारे शहरों के अंदर मैं सारों को कह रहा हूं कि आपने वहां जलसे करने हैं। हफ्ते की रात को आप शिरकत करें, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। एक और अहम सियासी मामला इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात का है। MKM के वफद ने आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी की। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध की तैनाती और मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से उनके गिले शिकवे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इन मामलात के हवाले से एक कमेटी कायम कर दी है, लेकिन ये हुकूमत 14 महीने में क्या कर सकती है, इस हवाले से कई सवालात हैं। क्या हुकूमत इन मुआशी और सियासी बहरानों से निमट लेगी? क्या मुश्किल फैसलों के रास्ते पर चलने की सलाहियत और इस्तादाद इस हुकूमत में है? क्या हुकूमत सियासत और रियासत दोनों को बचाने में कामयाब होगी और इन बड़े चैलेंजेस से हुकूमत किस तरह से निपटेगी? इस पर आज के प्रोग्राम की जो है वो डिबेट है। मेरे साथ प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद होंगे मैं तारुफ करा देता हूँ। शिबली फराज साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब। मौला बख्श चांडियो साहब सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा हैं, वो हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद हैं। मौला बख्श चांडियो साहब आपका बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब मैं आपसे इस डिबेट का आगाज़ करता हूँ। पहले जो मुआशी चैलेंजेस हैं उन पर बात कर लें, क्योंकि ये रीसेंट स्टोरी है, जो टैक्सेस लगाए गए हैं, तनकीद हो रही है। अब आप अगले हफ्ते जो है वो एहतजाज भी करने जा रहे हैं। ये बात बार बार होती है कि क्या इस हुकूमत में सलाहियत है या नहीं है, लेकिन अब हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि इसने रहना है। 14 महीने इन्होंने गुजारने हैं। जो पहले इनका था कि हम इस्लाहात करके जो है वो इंतखाबात की तरफ जाएंगे, तो तहरीक इंसाफ क्या करेगी? देखें, पहली बात तो ये है कि इकॉनमी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, A1 चल रही थी। जितने भी मुआशी अशारिये थे सारे बड़े क्या कहते हैं, बड़े पॉजिटिव थे, मुस्बत थे। आगे की तरफ हम जा रहे थे। जो मुश्किल वक्त जो कोविड का था, जो इनसे हमने नून की हुकूमत से हमने जो हासिल किया था, एक बहुत ही बुरी हालत में इकॉनमी, उस सब को ठीक करके और अभी हम ग्रोथ की तरफ जा रहे थे। और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान उस चीज़ को की निशानदेही भी करता है कि क्या सिचुएशन थी। अब जहाँ तक कि इस बात का ताल्लुक है, देखें, एक अच्छी खासी इकॉनमी जो कि टेक ऑफ स्टेज में थी, उसमें ये साजिश के ज़रिए ये लोग हम पे मुसल्लत कर दिए गए। और ये जो कहते हैं कि हमने रियासत को भी बचाना है और हमने सियासत को बचाना है, इन्होंने दोनों का बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा। सियासत का भी और रियासत का भी। अच्छा। उसकी वजह ये है कि आप देखें कि जब से ये आए हैं तो जो मुआशी हालात हैं वो किस तरह ख़राब हुए हैं।
کبھی ہم نے اپنی ملک کی تاریخ میں نہیں دیکھا تھا کہ عوام پہ ایک دم اتنے بوجھ ڈالے جائیں، جس میں کہ پیٹرول کی قیمت 84 روپے بڑھا دی، بجلی کی قیمت انہوں نے بہت مہنگی کر دی، 24 روپے کے قریب یونٹ، اور ابھی مزید آگے مہنگا ہوگا. اسی طرح اشیاء خرد و نوشت ہیں ان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے. غریب آدمی تو اب سانس نہیں لے سکتا، ایک سانس جو کہ اس کو فری ملتی ہے، باقی تو اس پہ ایک ایسا بوجھ ڈالا ہے یہ جو 9 ستارے ہیں جو کہ یہ انہوں نے مل کے اور ایک سازش کے ذریعے. اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ ان کے آنے کا مقصد کوئی ملک کے لیے نہیں تھا، نہ ریاست کے لیے تھا، نہ سیاست کے لیے تھا. انہوں نے اپنے لیے ایک NRO لینا تھا جو انہوں نے لے لیا نیب کی صورت میں، اور الیکٹورل ریفارمز. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تھا ان کے کیسز اور دوسرا تھا کہ اگلے آنے والے الیکشنز کو کس طرح سے ہم نے اس میں ریگنگ کرنی ہے، یعنی کہ اس میں کس طرح سے دھاندلی کرنی ہے. اور اس کے لیے انہوں نے اپنے قوانین کو کیا، 2 قوانین تھے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک جو EVM تھا جو کہ آپ کو صاف و شفاف الیکشن کے لیے آپ کو ایک بہت اہم ترین ٹول تھا، اور دوسرا تھا کہ اوورسیز پاکستانیز ووٹ ڈال سکیں. یہ دونوں چیزیں انہوں نے آ کے یہ دونوں کام ان کے کرنے والے تھے کر لی. لیکن آپ کا بیک گراؤنڈ بھی ہے. اب دیکھیے بہت سارے جو معیشت کو جو لوگ سمجھتے ہیں، جو آپ جیسے ان سیکٹرز کو، ان کا کہنا ہے کہ ان مشکل فیصلوں کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا. اور حکومت بھی یہ دعویٰ کری ہے کہ ہم جو دیوالیہ ملک، اگر یہ فیصلے نہ لیے جاتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا. ڈو یو ایگری؟ نو، ناٹ ایٹ آل. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ہماری حکومت کی جو اکنامک پالیسیز تھیں وہ بہت ٹھیک ٹھاک رزلٹ دے رہی تھیں. یہ تو IMF کے سامنے لیٹ گئے نا. IMF سے مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے جو ایک بات کی تھی کہ جی وہ 12 لاکھ روپے والے جو لوگ ہیں سیلری کے سال کے جو کماتے ہیں ان پہ ٹیکس نہیں ہوگا، اس میں بھی لیٹ گئے. IMF نے پریشر کیا اور یہ لیٹ گئے اور انہوں نے پھر اس کو واپس لے لیا. دوسری بات تھی کہ اس بجٹ میں ان کی نالائکی کا آپ اندازہ لگا لیں کہ جس طرح کے بجٹ کے انہوں نے اشاریے دیے تھے، چاہے وہ ٹیکسز کے ہوں، چاہے وہ ہمارے اور راستہ ان کے پاس تھا نہیں، یہ ان کی نالائکی ہے. ہم تو ٹھیک ٹھاک چلا رہے تھے. دیکھیں ہم نے بھی تو کیا ہے نا، ہم پہ بھی تو IMF کا وہ تھا، پریشر تھا. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ سیاست اور ریاست، اس طرح انہوں نے ان دونوں کو بچانے کے چکر میں انہوں نے عوام کا صفایا کر دیا. تو ان کو تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ، ہم تو سمجھتے تھے کہ 30 سال کا تجربہ انہوں نے تو آتے ساتھ ہی ایسا ہے کہ جیسے کہ ایک جہاز ٹیک آف کر رہا ہو اور اس کو یہ جو ہے تو بالکل کسی کھڈے میں جا کے مار دیں. میں چانڈیو صاحب یہ فرمائیے گا، سیاستیں تو دیکھیں چلتی رہتی ہیں لیکن اصل چیز ریاست ہے. کیا یہ جو اتحادی حکومت ہے یہ ریاست کو بچا سکے گی، ان بحرانوں سے جو ہے وہ نکال لے گی؟ آپ کی بات درست ہے. شبلی صاحب بھی بہت اچھا بولتے ہیں ماشاءاللہ. ابھی پہلی بار میں نے ان کے آج کی گفتگو میں کوئی 10 بار جملہ سنا، لیٹ جانا، لیٹنا، لیٹنا. یہ جب سے خان صاحب آیا ہے ان کے لیڈروں میں لیٹنے کا بڑا معاملہ ہو گیا ہے. کبھی اتنا کوئی لیٹنا استعمال نہیں کرتے تھے. اور دوسرا یہ کہہ رہے مسلط 3.5 سال میں پاکستان کے ایک بھی غیر جانبدار مبصر نے یا نمائندے نے یا صحافی نے ان کو منتخب نہیں کہا. 3.5 سال ہی ان کو مسلط کہا. اور وہ درست کہہ رہے ہیں کیونکہ خود مسلط ہے. اب جیسی صورتحال سامنے ہوگی ویسے ہی سارا جہان کو ان کو یہ خود مسلط کردہ تھے. مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ یہ جس انگلی پہ بیٹھ کر آئے، جس انگلی کی خواہش کرتے رہے، وہ انگلی ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اصل بات یہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ جو نالائکی کہتے ہیں اور مہنگائی، 3.5 سال ان کی ایک ہی ناکامی، ان کی ایک ہی برائی، ان کی ایک ہی بدنصیبی پاکستان کے لوگوں نے اور تجزیہ نگاروں نے کی، وہ یہ کہ مہنگائی. ان کے کئی وزراء ہیں بڑے محترم و مکرم جو کہتے تھے کہ ہماری حکومت کو مہنگائی لے ڈوبے گی. مہنگائی تو آپ کے پاس تھی. IMF کے پاس لیٹ جانا. پاکستان کی کوئی بھی حکومت IMF کے پاس جانے سے گریز نہیں کیا کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ ہر حکومت کو IMF کے پاس جانا پڑا. لیکن ان کا جانا اور تھا، ان کا جانا اور ہے. انہوں نے کہا، ان کے وزیر اعظم نے، ان کے قائد نے، کہ میں اگر IMF کے پاس جاؤں گا تو خودکشی کروں گا. الحمدللہ وہ سلامت ہے، کوئی انہوں نے خودکشی کی کوشش نہیں کی اور چلے گئے اور منتیں کر کے گئے. وہ بات نہیں کر رہے تھے، 10 ملاقاتیں کی کہ جناب ہمیں کوئی کرے. تو دوسری بات
یہ ہلے ہوئے ہیں. پہلے کہا وہ طاہر القادری کے ساتھ مل کر قبریں کھود رہے تھے, کفن پہن رہے تھے. علامہ صاحب کو بھی اللہ زندگی دے, خان صاحب کو بھی زندگی دے. صبح کو کہا یہ طلوع ہو رہا ہے اور انگلی اٹھے گی, کوئی انگلی نہیں اٹھی. تو یہ شبلی صاحب ہیں, بہت اچھے, بڑے اچھا بولتے ہیں, ان کی مجبوری ہے, لیکن حقیقتیں مانے. پورا پاکستان کا سمجھنے والا طبقہ سمجھتا ہے کہ اس مہنگائی کی ذمہ داری IMF ہے. ہر حکومت کی مجبوری میں لیکن ذرا میں ایک گزارش, اب ویسے ان بحثوں میں اور سیاسی ہمارے جو بحث ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے بھی IMF کے پاس جانا ایک اچیومنٹ تھی, اور موجودہ حکومت بھی اگر IMF کے پاس جا رہی ہے تو اس کو ایک معاشی اچیومنٹ کے طور پر جو ہے اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ ہمارے IMF کے ساتھ معاملات طے پا گئے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو IMF کے پاس گئے اس کے بعد یہ سب کچھ نہیں ہوا کہ پیٹرول بھی مہنگا ہوا, بجلی بھی اتنی مہنگی ہوئی اور اتنے ٹیکسز لگانے پڑے, لیکن آپ کا IMF کے پاس جانا جو ہے وہ ایسا تھا کہ اس کے بعد یہ سب کچھ کرنا پڑا. میرے خیال ہے فرق صرف اتنا ہے کیونکہ IMF کے پاس گئے یہ بھی ہیں, گئے آپ بھی ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ جب آئے اس وقت کی مہنگائی ماضی کی ساری مہنگائیوں سے زیادہ تھی. تو یہ کہنا کہ وہ تو مہنگائی کا قیامت کر کے لائے تھے, لیکن اب جو یہ معاہدے کر کے گئے ہیں یہ اسٹیٹ بینک کو ہی ان کے حوالے کر گئے ہیں. انہوں نے ہر فیصلہ IMF کے کیا. ابھی اگر پاکستان IMF سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کرے گا, جو بدقسمتی سے یہ حکومت خان صاحب کی حکومت کر گئی ہے, تو یہ حکومت کو بہت بڑا, ریاست کو, حکومت کو کیا, ریاست کو نقصان ہوگا. آپ اس کو ہر حال میں کرنا پڑے گا. ہماری حکومت, میری کیا حکومت ہے, اتحادیوں کی حکومت اخلاقی جرات تو رکھتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہماری مجبوری تھی, ہم نے کر دیا ہے, لیکن شرم کی بات ہے. اب جس قسم کی بھی یہ گفتگو کریں گے کرنی چاہیے ان کو, لیکن میں کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ سارے بحران خان صاحب کا چھوڑا ہوا ورثہ ہے جو ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو. اچھا ٹھیک ہے, میں شبلی فراز صاحب یہ فرمائیے گا, یہ کہتے ہیں کہ حالات آپ ایسے چھوڑ کے گئے اور آپٹکس دیکھیں کوئی بھی حکومت, اور حکومت بھی یہ بار بار کہتی ہے کہ ہم یہ سارے فیصلے خوشی سے نہیں لے رہے, ہم کیوں چاہیں گے کہ پیٹرول مہنگا کریں, بجلی مہنگی کریں, عوام میں غیر مقبول ہوں, تو پھر یہ فیصلے وہ کہہ رہے ہیں بار بار اس کو کہتے ہیں مشکل فیصلے ہیں جو ہم دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہ سارا اگر میں اس کو سم اپ کر دوں کہ بیرونی ممالک ہوتے ہیں, ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک پاکستانی ایک ایسا بدنصیب ملک ہے کہ اس میں جو فیصلے ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں بلکہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کی جاتے ہیں, اور ہماری ہسٹری بڑی پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب جب ان کو اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اچیو کرنا ہوتا ہے تو وہ اس جگہ پہ, جس جگہ پہ ان کے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ اس جگہ پہ لوکل پارٹنرز ڈھونڈتے ہیں. اچھا, وہ ڈھونڈتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ مل کے, ان کے اعلی کار بن کے اور ان آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں. مثلا یہ ہے کہ اڈے دینا, اپنی فوج کو کمٹ کر دینا, اپنے لوگوں کو ایسا ماحول بنا دینا, راستے دینا, یہ ساری چیزیں ان کو چاہیے تھا. وہ جو بیرونی قوتیں تھیں یہاں پہ, ان کو جو تھے, جو پیپلز پارٹی تھی اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ تھی, ان کو ایک انارو چاہیے تھا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی یہ اپنی جو دو انٹرسٹ مل گئیں, تو انہوں نے کیا کیا کہ آتے ساتھ ہی پہلے FIA پہ ہاتھ ڈالا, جس میں کہ پرائم منسٹر کے اور چیف منسٹر کے کیسز چل رہے ہیں. اس کو سپریم کورٹ نے, ہم نے تو نہیں, سپریم کورٹ نے ان کو روک دیا, سو موٹو لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو نیب دے دیا, یعنی ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے, ان کے سارے جو الیکشن کے, میں نے جس طرح کہا تھا. اب یہ بنیادی جو اکٹ تھا نا ان کی انٹرسٹ کا, ان کی انٹرسٹ یہ تھی, ان کا انٹرسٹ ملک نہیں تھا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو پیٹرول کی پرائسز کو کم کیا, ہم نے تو بجلی کی پرائسز کو کم کیا باوجود ان پریشرز کے, اور ہم نے اپنے سوشل پروٹیکشن کے پروگرام بھی لگائے رکھے. ہم نے احساس پروگرام بھی, جو کہ انٹرنیشنلی اس کی لوگ تعریفیں کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے صحت کارڈ, اسی طرح ہم نے جو کلائمیٹ چینج ہے جس میں کہ ساری انٹرنیشنل, یہ نہیں کہ کوئی لوکل, انٹرنیشنل اداروں نے اس کو ریکگنائز کیا کہ پاکستان کی جو حکومت ہے یہ بہت اس قسم کے جو پروگرام کر رہی ہے سوشل پروٹیکشن کے, وہ کہیں ہمارے علاقے میں نہیں ملتے ہیں. اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے جو آتے ساتھ ہی, ایک تو یہ کہ سب کو خوش کرنا تھا, کسی کو کیا وزارت دے دی ہے, کسی کو کیا وزارت دے دی ہے, اور ان کا مقصد یہ نہیں تھا قوم کی خدمت.
ये जो हालात इन्होंने जिस तरह के बना दिए हैं, अब आप देखें कि ये बड़े बड़े ये बनते थे ना कि रोज क्रिटिसिज्म उधर एक कुछ चैनल्स पे आता भी थे, प्रोग्राम्स भी आते थे, वो LNG के जो मुआहदे थे, क्या हुआ उनका, जो बड़े रोज खाकान अब्बासी आ जाते थे और बड़ी बड़ी लंबी वो करते थे, अब क्या हुआ है कि वही जो है तो लोग भाग गए हैं जिनके साथ वायदे किए थे। लाइटर नोट ये सवाल हुकूमत भी पूछती है कि जिनके ये आलाकार बने हैं तो वो इनकी कुछ मदद ही कर देते हैं ऐसे मौके के ऊपर, अब वो IMF और ज्यादा मुश्किलात और कड़ी शरायत उनसे जो है वो मनवा रहा है। लेकिन ये तो असल तो उनको पता था ना, असल चीज इनको लोगों की, इनके तो असासे बाहर हैं, इनके तो जब डिवैल्यूएशन होती है, जो मसले होते हैं, इनके तो औलादें, जायदादें, पैसे बाहर पड़े हुए हैं, तो इनका तो जो मेन चीज थी वो अचीव कर ली इन्होंने इन द सूरत, वो नैब की सूरत में। आपने देखा नहीं कि गवर्नमेंट टॉपल करा दी और अपने नैब के केसेस माफ करा दिए और इलेक्शन में कि ये धांधली कर सकें। लेकिन मैं आपकी प्रोग्राम के साथ से बताना चाहता हूं, हम इसके लिए बड़े प्रिपेयर्ड हैं, हमें मालूम है गेम क्या हो रही है, और हम अभी जो 20 इलेक्शन आ रहे हैं जो पंजाब में जो आ रहे हैं, इसमें भरपूर कोशिश की जा रही है धांधली करने की। लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला हमने पूरा एक स्ट्रेटेजी बनाई है जिसमें कि हम ये धांधली जो कि ये करना चाहते हैं, हम उसके लिए इनके सामने बिल्कुल मैं एक मिनट मुझे दे, मैं जरा चांडियो साहब से पूछ लूं। चांडियो साहब, नैब का कानून बदल दिया, जो इनका कहना है आप बदलना चाहते थे, इंतखाबी कवानीन भी आपने जो है वो बदल दिए, तो सर मकसद तो पूरा हो गया, फिर हुकूमत में क्यों है? फिर छोड़े सर हुकूमत, पहली बात तो ये है इलेक्शन करा दें। अब आपका हुक्म है तो छोड़ देंगे। और मुबारकबाद देता हूँ जी, कराची को दुनिया का सबसे 5वां ना रहने वाला शहर इकोनॉमी से डिक्लेयर किया है सर, तो चांडियो साहब को मुबारक हो। इनकी पार्टी की पिछले 30 साल से वहां हुकूमत है। शिबली साहब, मैं आपके बीच में बोलता नहीं हूँ क्योंकि आप जब से वजीर बने हैं आपका पारा ऊपर हो जाता है। मैं नहीं चाहता आपको बीमारी हो जाएगी, आपको मैं बोलूंगा आपको तकलीफ हो जाएगी, मैं बोलूंगा तकलीफ हो जाएगी। मैं आपका एहतियात करता हूं, आप अचानक इतने जज्बाती हो जाते हो कि अटैक वटेक ना आपको पड़ जाए, मैं बड़ा हया करता हूं आपका, लिहाजा आप जरा ज़ाब्ते में रहे। दूसरे अच्छा है, मैं आपका मशवरा दे रहा हूं, आपका दोस्त हूं। मैं ये कह रहा हूं, अभी आपने जो सवाल पूछा है, नेब की जो बात है वो भी आ जाएगी सामने। अभी ऐसे भी लोग हुए जो 3-3 साल 4-4 साल जेल काट के आते हैं, 1 रुपया नेब उनका साबित नहीं करती और फिर उनको रिहा कर देते। तो वो जो 3 साल वो जेल में रहे वो किसके खाते में रह गए, उनकी जिंदगी का क्या बनेगा आप बताएं। दूसरी बात, ये खान साहब जो है बड़ा हथियार लेकर आए, ज्यादती की रिवायतों को तोड़ डाला, इन्होंने मुखालफिन की खवातीन को जेलों में डाला, मिला क्या वो बताएं। शर्म की बात है खान साहब के लिए। इन्होंने आसिफ साहब को जेल में डाला, आसिफ साहब की बेटी को मिलने नहीं दिया, इन्होंने आसिफ साहब की बहन को रात के अंधेरे में लेकर जाकर जेल मुंतकिल कर दिया। बाबा हासिल क्या हुआ आपको? आपने रिवायतों को रोंदा, मिला क्या आपको? वो खातून जो खुद जाती थी पेशी पर, वो खुद खातून जाती थी, आपने इंतकामी कार्रवाइयों की इंतहा कर दी। हमें लोगों को रिलीफ देने की नहीं है, आप इंतकाम करेंगे, हम रिलीफ देंगे। अगर कोई आपने 3.5 साल में क्या साबित किया शिबली साहब की हुकूमत ने? अच्छा, ये जो मुजरिम थे उनसे मिला क्या इनको? कुछ भी नहीं। ये इंतकामी कार्रवाइयों के लिए FIO को भी इस्तेमाल करते रहे और फिर नेब को भी रहे। हमने ये कहा है, हमने कोई केस खत्म नहीं किया। ये कहा है कि एक कुदरती अख्तियार है इंसान को, वो अपने इंसाफ के लिए करे। 3.5 साल 4 साल जेल में पड़े, 1 रुपया साबित नहीं करते हो, उन सालों की कीमत कौन देगा? और आपने अपने दौर में नेब के चेयरमैन को जिस अंदाज से ब्लैकमेल करने की कोशिश की, क्या वो पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं है आप चाहते क्या थे? अच्छा, किस अंदाज से आपने किया? आपके कारनामों से पूरा मुल्क वाकिफ है। रहा सवाल ये, गुफ्तगू जारी रखिएगा क्योंकि मैं ये नैब वाले मामले पर और भी बात करना चाहता हूँ। एक तो नैब का चेयरमैन भी जो है वो अभी तैनात नहीं हुआ, तो ये जो एहतसाब का जो निज़ाम है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये अब रुक गया है, ये आगे होगा नहीं, क्या ये दावा दुरुस्त है या नहीं? और फिर जो सियासी बहरान उन पर बात करेंगे। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हुकूमत के सामने कुछ सियासी बहरान भी हैं और उनमें से एक बड़ा मामला जो है वो सियासी इत्तेहाद को, क्योंकि बड़ा सियासी इत्तेहाद है पाकिस्तान की सियासी तारीख का, शायद ये जो हुकूमत में आया है अब ये इत्तेहाद को भी चलाना है। और MKM के इस हवाले से कुछ खबर है कि MKM की आज मुलाकात हुई है वजीर आजम से, और उस मुलाकात में गवर्नर सिंध की तैनाती समेत जो दीगर उनके मुआहदे में जो मामला शामिल थे वो उनके साथ जेर बहस है। वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी है। वफाकी वजीर अमीनुल हक साहब MKM के सीनियर रहनुमा, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैं चाहता हूँ जरा उनसे इस मुलाकात के हवाले से पूछ लूँ। अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये आज क्या बात हुई है, किस सिलसिले में आपकी मुलाकात थी, आपकी तरफ से क्या कहा गया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जो है वो क्या जवाब आपको मिला? जी रहमान साहब, आज वज़ीर आज़म साहब के साथ मुलाकात के वक्त की बड़ी खुशगवार माहौल में हुई है और लगभग ये मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही है। MKM के वक्त के साथ खालिद मखदूम सिद्दीकी क़यादत कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर के साथ ख्वाजा साद रफीक भी थे, और हमने चंद गुजारिश उनके सामने रखी है। वो कहते मैं आपके सामने बता देता हूँ। पहला ख्याल है कि MKM और वफाकी हुकूमत के साथ मुआहदे हुए लगभग तकरीबन 2 मंथ प्लस हो चुका। हमने उनके सामने गुजारिश रखी कि देखें, जो मुआहदा हमने फारूक अब्दुल्ला के साथ किया था, MLN के साथ किया था, जिसकी सिग्नेचर खुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे, हमने उनसे अर्ज की कि हर सूरत में एक कमेटी बना दी जाए और वो कमेटी दोनों तरफ की जो पॉइंट टू पॉइंट मामला है उसको देखती है, और उसकी मीटिंग हर 15 दिन के बाद या हर महीने के बाद है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारी बात गौर से सुनी और फौरी तौर पर कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। ये एक अच्छा मजबूत पेशरफ्त मेरा ख्याल है। इसके साथ साथ MKM के वक्त में वो जो डेवलपमेंट पैकेज थी जो बाद की हुकूमत ने भी दिया था, और उससे पहले मियां साहब, बड़े मियां साहब की जब हुकूमत थी उस दौर में भी, उस दौर के भी जो डेवलपमेंट पैकेज थे उसके ऊपर भी गुफ्तगू हुई है। अगेन मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने अगेन कहते हैं कि बसील कल्बी का मुजाहरा है कि उन्होंने हमारी तमाम बातें। मगर अमीनुल हक साहब, ये बताइएगा क्या कोई MKM की नाराजगी है हुकूमत के साथ? ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि नाराजगी की कोई अंतर शामिल नहीं था। सियासी लोग सियासी तरीक़ेकार के मुताबिक एक दूसरी सियासी पार्टी के लोगों से मुलाकात करते रहते हैं और मुलाकातों का सिलसिला जारी वो सारी रहना चाहिए, ठीक है ना। ये मेरा ख्याल है कि हमारी उनसे मुलाकात हुई है और बड़े खुशगवार माहौल में हुई है, और हम इन चीज़ों को मुलाकातों का सिलसिला जारी वो सारी रहेगा। और गवर्नर सिंध की तैनाती का मामला भी जो है उस हवाले से भी ये बात की जा रही है कि शायद MKM के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या उस पर भी बात हुई? हाँ देखिए, जब ये बात है आज इसके पे बिल्कुल हुई है, और हमने अर्ज किया कि MKM के तरफ से नॉमिनेशन साहबा की हुई भी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है कि मैं इस मामले को देखूंगा और इसका कोई ना कोई हल एक हफ्ते में निकालूंगा। लेकिन साथ साथ MKM ने क्या अर्ज किया कि इट इज प्री डिसाइडेड कि जब भी गवर्नर होगा वो अर्बन सिंध का होगा, और मेरा ख्याल है इन प्रिंसिपल एवरीबॉडी एग्रीड ऑन। अच्छा, तो सब राजी हैं, मगर उनका आगे से क्या जवाब था इस तैनाती के हवाले से वजीर आजम का? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म ने कहा मैं इस्लाम मंडे के दिन बैठूंगा और उसके बाद अगले एक हफ्ते के अंदर ऐसा कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब। मैं जरा चांडी साहब से ये मामला जरा पूछ लूं, क्योंकि ये मुआहदे में जो है वो भी शामिल है। चांडी साहब, ये MKM के साथ मामलात को चलाना, एक तरफ PMLN है, आप भी हैं, ज़ाहिर बात है, सिंध में जो कंस्टिट्यूंसी है, जो हल्का इंतखाब है, वो ज़ाहिर बात है वो आपके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, तो क्या इसमें कोई मसला है MKM के साथ मुआहदे को आगे बढ़ाने में? मैं इसको बता रहा हूँ, लेकिन अभी क्योंकि शिबली साहब से मेरी डायरेक्ट बात हो नहीं सकेगी, चलते चलते उनसे भी पूछ लीजिएगा कि वजीर आज़म हाउस में कौन सा तालीमी इदारा काम कर रहा है इस वक्त और जिसमें बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। ये भी पूछ लीजिएगा कि कौन से डोनर हाउस की आपने दीवार गिराई है, वो भी किस डोनर हाउस की दीवार गिराई है वो भी जरा बताइएगा। लंगर खाने खोलकर कितने करोड़ों लोगों की आपने भूख खत्म की है, ये भी बता दीजिएगा। आप जिस प्रोग्राम पे फख्र कर रहे हो, सुने ये जो आपने फ्रॉड किया है उसका जवाब दें। ठीक है, आपके साथ भी थे, मेरी बात सुन ले। आपको मैं कह रहा हूँ जितने भी आप बातें कर रहे हैं उनमें से एक भी नहीं है। जब भी खान साहब से पूछते खान साहब आपने क्या किया है, तो कहते उन्होंने ये किया है, माजी ये साबित है। भाई आप अपना कारनामा बताएं, आपने क्या किया है, आपने कौन सी भूख मिटा दी है, कौन सी चले अब इसको छोड़े, बहुत सारी बातें।
ये मुर्गियां तकसीम करके इन अंडों में से MKM वाला वो किसी को बता दे, खत्म जी। किया है। ये कट्टे वट्टे तकसीम करके कि कौन सी मैशियत बहाल कर दी, अब आ जाए MKM पर। देखिए, अच्छा, एक जमायत की हुकूमत नहीं है, बहुत सारी जमायतों की मिलकर ये हुकूमत बनी है। सब लोगों का एक वाज़ेह मकसद था कि इस सिलेक्ट, जी हाँ, आपको खिलाने के लिए, आप खा तो रहे हो, सिलेक्टेड इस हुकूमत से जान छुड़ानी है, इसको घर भेजना है, और वो कामयाब हो गए। अच्छा। मेरे चेयरमैन ने कहा कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, कराची से इस्लामाबाद पहुंचूंगा, ये अलविदा कर जाएंगे, ऐसा ही हुआ। अभी बात यह है, बहुत सारी जमायतें हैं, उनके मंशूर अलग हैं, उनके मामलात अलग हैं, उनकी पॉलिसियां अलग है। ऐसे इत्तेहाद जिसमें इतनी पार्टियां होती हैं, दुनिया में 2-2, 3-3 पार्टियों के इत्तेहाद होते हैं, कोई अनोखी नहीं, लेकिन वहां सियासी अमल मुस्तहकम है, तो वो मामला चलते हैं। यहाँ अभी सियासी अमल ने पांव पकड़े, मजबूत किए, अब वक्त है, आगे चलेंगे, देखेंगे। MKM भी इसी मुल्क की पार्टी है, एक सूबे सिंध की पार्टी है, हमारे साथ भी वो रही है, हमारे साथ चलती भी है, फिर अलग भी हो जाते हैं, नून लीग के साथ भी चले, अलग हो जाते। अभी PTI के बड़े जानिसार थे, छोटे मोटे मसले हैं, आपको लगता है चांडियो साहब कि ये हल हो जाएंगे? ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप तो बड़ा कहते हैं, ये ठीक हो जाए। एक मिनट दीजिए चांडियो साहब, शिबली फराज साहब, आप तो बड़ा कहते हैं इनके लिए चलाना मुश्किल होगा, इनके मफादात एक दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ है, तो कहते हैं छोटे मोटे इश्यूज हैं, आगे चलेगा मामला। देखिए, पहली बात तो ये कि इनके मफादात एक है जो कि सबसे पावरफुल मफाद है, वो क्या? वो है कि अपनी चोरी को बचाना, उसमें ये सारे इकट्ठे हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि देखें, अब चांडियो साहब हों या अमीनुल हक हों, अब जो पीपल्स पार्टी ने एक अलहदा मुआहदा किया इनके साथ, वो बिल्कुल फ्रॉड था, वो पता था कि ये होना नहीं है। इन्होंने उस वक्त हर चीज़ जो भी उन्होंने कही ये मान ली। अब आप मुझे ये बताएं कि इस हुकूमत की नाअहली नालायकी को आप क्या मजीद नाम देंगे जिसमें कि ये न सिंध का गवर्नर 3 महीने होने को है, न खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर बना सकें, ये तो इनकी हालत है। तो ये इनसे क्या तवक्को रखें हम कि ये जो एक खिचड़ी बनी है, जो एक अचार बना हुआ है, इसमें हर एक जो है वो अपने सर को तलाश कर रहा है। मतलब है कि उनको पता ही नहीं है कि ये हो रहा क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, न कोई सिमत है, बेड़ा इन्होंने अवाम का गर्क कर दिया है। बिजली की लोड शेडिंग आप देख लें, रिकॉर्ड हुई है, और अभी जुलाई में आने वाले वो जो मौसूफ जो कहते थे ना कि हमारे पास तो जहर खाने की भी पैसे नहीं है, वो खैर है हम इनको दे देंगे, उसकी फिक्र नहीं करें। उन्होंने क्या किया है कि बड़ी बातें करते थे, अब जुलाई में इनको उन्होंने सबसे महंगी बिजली प्रोड्यूस करेंगे फर्नेस ऑयल से और इंपोर्टेड कोल से। अब ये 2 ऐसी चीजें हैं जिसमें कि आप कम से कम यानी 30 रुपए और 31 रुपए की तो आप बिजली का 1 यूनिट बनाएंगे, उसमें टैक्सेस लगा दे उसमें, तो ये तो अवाम को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिए इन्होंने। मतलब है कि आफ्टर ऑल हमारी भी हुकूमत थी, 3 महीने पहले ये मसाइल थे, कोई नहीं थे, सब चीजें ठीक चल रही थी, और अब एक ऐसे गिरदाब में हमें फंसा दिया गया है कि जिससे हम निकल नहीं सकते हैं। तो इन सारी चीजों का वाहिद हल जो है ना वो है अर्ली इलेक्शन। हमारी पार्टी मुसलसल ये कहती आई है कि देखें, हमको ये नहीं कह रहे हैं कि ये हो जाए हमारी हुकूमत वापस आ जाए, हम कह रहे हैं आप एक फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाएं। आप पंजाब में देख लें, पंजाब में क्या हालत है, हुकूमत है उधर, आधा मुल्क है वो। बताएं ना चांडियो साहब कि ये क्यों एक ऐसे हुकूमत, और मैं आपको बताता चलूं, ये जो अभी बात कर रहे हैं कि 3 साल में इनको वो रखा कि वो कोई बाहर नहीं जा सकता था, पता नहीं क्या था, इनसे पूछें, ये 11-11 साल के जरदारी साहब के ये गिरदान गानते थे, गिनवाते थे लोगों को कि आपने जो है तो हमारे पे केसेस 1 पैसे का वो नहीं साबित हुआ। किसने किया था इनको अंदर? आपके जो साथी हैं जिनकी बाहों में आपने बाहें डाली हुई हैं, इन्हीं लोगों ने आप पे केसेस भी बनाए थे, इन्हीं लोगों ने आपको जेल में रखा, और वही लोग आपके पास सेनेट में भी बैठे हुए हैं जिन्होंने के जुबानें काटी आसिफ अली जरदारी की। तो ये कुछ तो रखे ना प्रिंसिपल, कुछ तो नजरिए की, कुछ तो बेनजीर भुट्टो, आपके पास आता हूं एक ब्रेक के बाद, तो आप वो रखे ना, भरम रखें। अच्छा, ये हमारे भी बड़े इस पार्टी में थे। सियासी बहरान है, ये हल होंगे तो जाहिर बात है हुकूमत और भी फैसले ले सकती है, काम को चला सकती है। ये कैसे होगा? ये गवर्नरों की तैनातियां, इत्तेहादियों को साथ लेके चलना, और फिर पंजाब वाला इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक के बाद उस पर बात करें।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले जो बहरानों की बात हो रही थी, एक बड़ा सियासी बहरान जो है वो पंजाब का भी है, और शिबली फराज साहब ने ये चांडियो साहब से पूछा कि जी के पंजाब में क्या बनेगा। वहां पर एक तरफ स्पीकर और वजीर आला के दरमियान जो आईनी कशमकश है वो भी चल रही है, फिर ज़िमनी इंतखाब में क्या होता है वो भी एक तलवार जो है वो लटक रही है। और पंजाब क्योंकि जो है वो ये सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पर जो है वो मामलात आगे चलेंगे, ये मामलात सेटल होंगे तो फिर हुकूमत भी बेहतर कोई फैसले करने की पोजीशन होगी। और ये इशू जो है आम पहले समझा जा रहा था कि ये कुछ दिनों बाद ये मसला जो है वो हल हो जाएगा, लेकिन ये मामला अभी तक जूं का तूं जो है वो चल रहा है। चांडियो साहब, ये क्या मामला है, किसको जिम्मेदार समझते हैं? और देखिए हुकूमत के पास फिर भी सियासी ताकत भी होती है, हुकूमत मसले हल कर लेती है ऐसे, लेकिन ये क्यों नहीं हल हो रहा? पहली बात तो 2 मिनट मुझे दीजिएगा शिबली साहब, क्योंकि आपके सामने बैठे उनको टाइम ज्यादा मिल जाता है, मुझे उससे हसद नहीं है, लेकिन मेरी बात सुन ले जरा। आप ये जो शिबली साहब जो बातें कर रहे हैं ये बचकाना बातें हैं, ये मुल्क के कौमी सियासतदान ये बातें नहीं करते हैं, ये बचकाना बातें हैं। उन्होंने जुबान काट दी, उन्होंने बेइज्जत कर दिया। अच्छा, आप ही कहते थे शिबली साहब, अब आपको बेटे नहीं हो गई हमारी आजकल। अभी आप वजीर नहीं है, अभी जरा बुर्दबारी करें, ऐसे ना करें, सुन ले, मुझे बोलने दे, फिर जो चाहे कर ले। आप जब भी आते हो भुट्टो साहब की मिसाल देते हो और बीबी की, आप जब भी आते हो भुट्टो साहब और बीबी की मिसालें देते हो कि उनके उसूल ये थे, ये से। आप अपने अजीम आप अपने वालिद की बात पे क्यों नहीं चलते हो? आप टोटल इनहराफ करते हो अपने वालिद के ख्यालात का। हमने कभी आपको बोला है? हमने कभी आपको बोला है? हमने आपको भी बोला है? अभी सुन ले, जो शेख रशीद साहब ने इमरान खान साहब को टीवी पे बोला, जो इमरान खान साहब ने शेख रशीद को बोला, आपने फिर उसको बुला के वजीर दाखिला कर दिया, स्याह सफेद का मालिक किया। उन्होंने कहा मैं आपको 2 पैसे का नौकर नहीं रख सकता हूं। हमने तो कभी आपको नहीं बोला, सियासत है। और दूसरी बात पुरानी बातें आप जरा पंजाब के बारे में सुन ले। नहीं, ऐसे नहीं होगा, सुनेंगे आप। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को पूरे पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के मुद्दबिर सियासतदान के तौर पर तस्लीम किया है। हमारा खेल बचकाना नहीं है, ये वजीर आजम है। आप उस लीडर के आगे से यूं गुजर के यूं जा रहे हैं। आप कोई बच्चे हो, खेल रहे हो, वो वजीर आजम है, आप हो, वो अपोजिशन हाथ मिलाने में क्या है? आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ज़बान काटना वाटना ये आपके लिए बड़ी बातें हैं। जब कौम और मुल्क बहरान में हो तो हकीकी कौमी रहनुमाओं को अपनी जाती इख्तिलाफात को भुलाना होगा। अच्छा। अगर जाती इख्तिलाफात के चलोगे तो मुल्क आगे नहीं जाएगा। हमारे इख्तिलाफ है, हो गए, अभी भी है, हमको इनको छोड़ तो नहीं दे रहे, लेकिन ये आप बच्चों जैसी बातें आकर और ये वो ज़बान काटी थी, अजीब ज़बान काटी थी। हम जान देने वाले हैं पाकिस्तान पर, ज़बान की क्या बात है? भुट्टो ने पाकिस्तान पे जान दी, मोहतरमा ने पाकिस्तान पे जान दी। आज हमारे जेलों में गए पाकिस्तान का, तो हम इन इख्तिलाफात को नहीं देखते। आप कौमी बातें कर, पंजाब मामलात को बहस में लाओ करना क्या है? अभी पंजाब की मैं बात करने लगा, हौसला करना। आपका वजीर आज़म, आपकी पार्टी का लीडर पाकिस्तान की सालिमत का दुश्मन है। मैं टीवी पे बोल रहा हूं। ये जो रस्म और रीत आपके वजीर आज़म ने चलाई है, गवर्नर हल्फ नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? कानून के मुताबिक आप इख्तिलाफ रखो, लेकिन आइन के मुताबिक चल। सदर पाकिस्तान दस्तखत नहीं करेगा। क्यों नहीं सदर पाकिस्तान करेगा? ठीक है, हालात ऐसे, इस सदर पाकिस्तान को तो घर भेज देना चाहिए, अदालतों को भेज देना चाहिए। ये आप निजाम कैसे चलाओगे? आपने रियासत को सुन ले पहले, आप शिबली साहब, आपने रियासत को हिला के रख दिया। असेंबली में आपने डिप्टी स्पीकर को चांटे मारे, उनके बाल नोचे। ऐसा भी कोई होता है? मैं नहीं हूं तो कोई भी नहीं, ऐसा भी कोई होता है? आप मोहब्बे वतन कौम पर सियासतदान नहीं है। आपको अपना इक़्तिदार चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको ठीक है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अब वो मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, क्योंकि वो भी मुझे पता है लंबी बात करनी है, तो मैं ब्रेक के बाद आपके पास आ जाता हूँ। ये जो चांडियो साहब ने बातें की, इनका जवाब लेते हैं शिबली फराज साहब से। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। और ये इशू जो है
عام پہلے سمجھا جا رہا تھا کہ یہ کچھ دنوں بعد یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، لیکن یہ معاملہ ابھی تک جوں کا توں جو ہے وہ چل رہا ہے۔ چانڈیو صاحب یہ کیا معاملہ ہے، کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ اور دیکھیے حکومت کے پاس پھر بھی سیاسی طاقت بھی ہوتی ہے، حکومت مسئلے حل کر لیتی ہے ایسے، لیکن یہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ پہلی بات تو 2 منٹ مجھے دیجیے گا شبلی صاحب، کیونکہ آپ کے سامنے بیٹھے ان کو ٹائم زیادہ مل جاتا ہے، مجھے اسے حسد نہیں ہے، لیکن میری بات سن لے ذرا۔ آپ یہ جو شبلی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یہ بچکانہ باتیں ہیں، یہ ملک کے قومی سیاستدان یہ باتیں نہیں کرتے ہیں، یہ بچکانہ باتیں ہیں۔ انہوں نے زبان کاٹ دی، انہوں نے بے عزت کر دیا۔ اچھا آپ ہی کہتے تھے شبلی صاحب، آپ کو بیٹے نہیں ہو گئی بڑی آج کل، ابھی آپ وزیر نہیں ہے، ابھی ذرا بردباری کریں، ایسے نہ کریں، ذرا سن لیں، مجھے بولنے دیں، پھر جو چاہے کر لیں۔ آپ جب بھی آتے ہو بھٹو صاحب کی مثال دیتے ہو اور بی بی کی، آپ جب بھی آتے ہو بھٹو صاحب اور بی بی کی مثالیں دیتے ہو کہ ان کے اصول یہ تھے، یہ تھے، آپ اپنے عظیم آپ اپنے والد کی بات پہ کیوں نہیں چلتے ہو؟ آپ ٹوٹل انحراف کرتے ہو اپنے والد کے خیالات کا۔ ہم نے کبھی آپ کو بولا ہے؟ ہم نے کبھی آپ کو بولا ہے؟ ہم نے آپ کو بھی بولا ہے؟ ابھی سن لیں، جو شیخ رشید صاحب نے عمران خان صاحب کو ٹی وی پہ بولا، جو عمران خان صاحب نے شیخ رشید کو بولا، آپ نے پھر اس کو بلا کے وزیر داخلہ کر دیا، سیاہ سفید کا مالک کیا۔ انہوں نے کہا میں آپ کو 2 پیسے کا نوکر نہیں رکھ سکتا ہوں۔ ہم نے تو کبھی آپ کو نہیں بولا، سیاست ہے۔ اور دوسری بات پرانی باتیں اب ذرا پنجاب کے بارے میں سن لیں، نہیں ایسے نہیں ہوگا، سنیں گے آپ۔ محترم آصف علی زرداری صاحب کو پورے پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کے مدبر سیاستدان کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ ہمارا کھیل بچکانہ نہیں ہے، یہ وزیر اعظم ہے، آپ اس لیڈر کے آگے سے یوں گزر کے یوں جا رہے ہیں۔ آپ کوئی بچے ہو، کھیل رہے ہو، وہ وزیر اعظم ہے، آپ ہو، وہ آپ ہاتھ ملانے میں کیا ہے؟ آصف زرداری پاکستان پیپلز پارٹی، زبان کاٹنا واٹنا یہ آپ کے لیے بڑی باتیں ہیں۔ جب قوم اور ملک بحران میں ہو تو حقیقی قومی رہنماؤں کو اپنی ذاتی اختلافات کو بھلانا ہوگا۔ اگر ذاتی اختلافات کے چلو گے تو ملک آگے نہیں جائے گا۔ ہمارے اختلاف ہیں، ہو گئے، ابھی بھی ہے، ہم کو ان کو چھوڑ تو نہیں دے رہے، لیکن یہ آپ بچوں جیسی باتیں اگر اور وہ زبان کاٹی تھی، عجیب زبان کاٹی تھی۔ ہم جان دینے والے ہیں پاکستان پر، زبان کی کیا بات ہے؟ بھٹو نے پاکستان پہ جان دی، محترمہ نے پاکستان پہ جان دی، آج ہمارے جیلوں میں پاکستان کا خاطر ہم ان اختلافات کو نہیں دیکھتے۔ آپ قومی باتیں کر پنجاب معاملات کو بیس میں لاؤ کرنا کیا ہے؟ ابھی پنجاب کی میں بات کرنے لگا ہوں، حوصلہ کرنا۔ آپ کا وزیر اعظم، آپ کی پارٹی کا لیڈر پاکستان کی سالمیت کا دشمن ہے، میں ٹی وی پہ بول رہا ہوں۔ یہ جو رسم و ریت آپ کے وزیر اعظم نے چلائی ہے، گورنر حلف نہیں لے گا، کیوں نہیں لے گا؟ قانون کے مطابق آپ اختلاف رکھو، لیکن آئین کے مطابق صدر پاکستان دستخط نہیں کرے گا، کیوں نہیں صدر پاکستان کرے گا؟ ٹھیک ہے، حالات ایسے، اس صدر پاکستان کو تو گھر بھیج دینا چاہیے، عدالتوں کو بھیج دینا چاہیے۔ یہ آپ نظام کیسے چلاؤ گے؟ آپ نے ریاست کو سن لے پہلے آپ شبلی صاحب، آپ نے ریاست کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اسمبلی میں آپ نے ڈپٹی اسپیکر کو چاٹے مارے، ان کے بال نوچے۔ ایسا بھی کوئی ہوتا ہے؟ میں نہیں ہوں تو کوئی بھی نہیں، ایسا بھی کوئی ہوتا ہے؟ آپ محب وطن قوم پر سیاستدان نہیں ہے، آپ کو اپنا اقتدار چاہیے، نہیں تو کچھ نہیں چاہیے، ایسے نہیں چلے گا۔ اگر آپ کو ٹھیک ہے، ایک منٹ دیجیے گا، اب وہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ مجھے پتہ ہے لمبی بات کرنی ہے، تو میں بریک کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ یہ جو چانڈیو صاحب نے باتیں کی ان کا جواب لیتے ہیں شبلی فراز صاحب سے، اس بریک کے بعد آ رہا ہوں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ حکومت چیلنجز سے جو معاشی سیاسی بحران ہے کس طرح سے نپٹے گی، یہ بحث کو اب کنکلوڈ کرنا ہے۔ میں شبلی فراز صاحب کے پاس جاؤں گا۔ شبلی فراز صاحب، جو چانڈیو صاحب نے کہا، ان کا اختلافات، وقت ایسا ہے کہ ہمیں اپنے اختلافات بھی بھلانے پڑیں اور ہمیں مشکل فیصلے بھی لینے پڑیں اور معاملات کو چلانا بھی پڑ رہا ہے۔ نہیں، چانڈیو صاحب نے تو کسی بات کا جواب ہی نہیں دیے۔ جو سوالات آپ نے پوچھے ہیں تو پتہ نہیں آپ کیسے، میں نے پنجاب والا ان سے پوچھا تھا، پنجاب والے سے پوچھا تھا۔ دیکھیں، پنجاب مذاق نہیں ہے، پنجاب آپ کے ملک کا آدھا صوبہ ہے۔ جس طریقے سے وہاں پہ پولیس کو ہاؤس میں، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، پولیس کو
अंदर करके और मार पीट कर और इन्होंने एक जाली हुकूमत वहां पे बनाई। फिर हमारे जो 5 वो थे उसके रिजर्व सीट के, वो भी नहीं नोटिफाई हुए। 2 वोटों पे खड़ी हुई है ये हुकूमत, सेशन कर रहे हैं, उधर लोटे हो गए हैं लोग। ये तो क्या मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मैंने आपको यही बताया कि इन लोगों के एक चीज था जो ऑब्जेक्टिव इन्होंने अपने हासिल कर लिया। ये नहीं कि नैब को खत्म कर दिया, चोरी बिल्कुल साफ, स्लेट साफ कर दी इन्होंने, और अभी इलेक्शन जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसके लिए धांधली के लिए ये प्रोग्राम बना रहे हैं। और इनका ना आवाम के लिए कोई प्रोग्राम है, ना इनके सोशल प्रोग्राम्स हैं। इन्होंने मुल्क को एक बिल्कुल एक तो ज़िमनी इंतखाब में आपको लगता है पता चल जाएगा कि देखिए ज़िमनी मकबूलियत आपकी है, उनकी है, अवाम किसके साथ है? एग्जैक्टली देखिए, अवाम आपको पता है कि सारे मेजॉरिटी अवाम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। तो अच्छा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया है ये कभी नहीं होता। ये इनकी हुकूमतें जाती थी ना, इनकी हुकूमतें गई हैं, एक दफा नहीं कई दफा गई हैं, और करप्शन पे गई हैं। अच्छा। हमारी हुकूमत करप्शन पे नहीं गई है। हमारी हुकूमत जब गई तो सारा पाकिस्तान बाहर निकल आया। न सिर्फ यहाँ पे, बैरूनी ममालिक में भी लोगों ने, आपको पता है कि नहीं, एहतजाज हुआ। कभी ऐसे हुआ है लाखों के लोग हमारे पास आए। तो अवाम, और फिर खास तौर पे जो ये जुल्म बर्पा किया हुआ है महंगाई का इन्होंने, इससे तो लोग जो है तो जूते मारेंगे। आखिरी लास्ट कमेंट ले लूं चांडियो साहब, ये एहतजाज की भी कॉल है, तो अभी ये ऑपोजिशन भी, तहरीक इंसाफ भी आपके खिलाफ निकली रहेगी, एहतजाज करती रहेगी, ये महंगाई होगी, टैक्सेस लगेंगे, तो ये भी तो आपके लिए मुश्किल होगी। सुन ले, अभी देखिए ना, शिबली साहब हैं, बड़े शाइस्ता इंसान के साहबजादे हैं और खुद भी बड़े शाइस्ता इंसान हैं, लेकिन आपे से बाहर हो जाते हैं। अभी क्या कह रहे हैं, जूते मारेंगे इनको। ये कोई जुमला है? ये आपके जेब देता है आपको? ये आपको पता है जुमला? आप सेनेट, अब मुझे ना बोले, खामोश रहे। जूते मारने के तो आप लायक हैं। आपने जो इस मुल्क का तबाही की है, अब छोड़े, मुझे गुस्सा आएगा। मैं आपको नहीं चाहता कि आपको जूते मारे जाए, ये लफ्ज गलत है। आप आपे से बाहर निकल जाते हो, आप आपे से बाहर